हमारे वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्क प्रॉपर्टीज़ की। ये वही प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्हें लेके रिसेंटली काफ़ी डिबेट, काफ़ी डिस्कशन हो रहा था पार्लियामेंट के अंदर। अब अगर हम इन वर्क प्रॉपर्टीज़ की बात करें कि ये होती क्या है, तो बेसिकली ये एंडाउनमेंट्स होते हैं ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। यानी एक पूल होता है मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ का, जो कि बनाया जाता है फॉर पायस, रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस अंडर द इस्लामिक लॉ। तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, कोई भी जो लैंड है, बिल्डिंग है या कोई और एसेट है, उसको किसके लिए यूज़ किया जाता है, उसको किसके लिए डेडिकेट कर दिया जाता है कि ये कम्युनिटी पर्पसेस के लिए, लोगों के बेनिफिट के लिए जो है वो यूज़ की जाएगी अब से ये प्रॉपर्टी। इसका अगर हम एग्जांपल लें तो जो मॉस्क होती है, जो मदरसास होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है कि ये वर्क प्रॉपर्टीज़ हैं। अब रिसेंटली क्या हुआ है, इन वर्क प्रॉपर्टीज़ को लेके जो है, इनके लॉ को लेके जो है कुछ अमेंडमेंट्स जो है प्रपोज किए हैं गवर्नमेंट ने, और इन्हीं अमेंडमेंट्स को लेके जो है पार्लियामेंट के अंदर काफ़ी डिस्कशन हुआ, काफ़ी ऑपोजिशन हुआ। तो आज के इस वीडियो में हम जो ये नए अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए हैं उनके बारे में डिटेल में समझेंगे, और क्या क्या इश्यूज़ हैं इसको लेके उसके बारे में समझेंगे। अब सबसे पहले अगर हम वर्क प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जैसा मैंने बताया कि ये एंडाउनमेंट्स होते हैं फॉर मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज़, जो कि किसके लिए यूज़ की जाती हैं। ये जो पूल है ये किस लिए क्रिएट किया जा रहा है, ताकि ये जो लैंड है, ये जो बिल्डिंग है, वो पायस, रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पसेस के लिए यूज़ हो अंडर द मुस्लिम लॉ। और ये जो वर्क प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनके बेनिफिशियरीज़ कौन होते हैं, इससे फ़ायदा किसको मिलता है। इससे फ़ायदा मिलता है कॉमन पब्लिक को, या फिर किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के जो डिसेंडेंट्स हैं उनको। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो वर्क प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कि जनरल पब्लिक के लिए, कम्युनिटी के लिए जो है बनती है, उनके यूज़ के लिए होती है, वो बेनिफिशियरी होते हैं, तो इसका ओनर कौन होता है। तो बेसिकली इस वर्क प्रॉपर्टी का कोई भी ओनर एक इंडिविजुअल ओनर नहीं होता है। एक वर्क बोर्ड होता है जो कि इस प्रॉपर्टी को मैनेज करता है इन द नेम ऑफ द गॉड। अब कोई भी प्रॉपर्टी, वर्क प्रॉपर्टी बनती कैसे है, तो इन्हें क्या किया जाता है, डेजिग्नेट किया जाता है। या तो डीड के थ्रू डेजिग्नेट किया जाएगा, या फिर ये देखा जाएगा कि ये जगह जो है कितने समय से एज अ मॉस्क यूज़ किया जा रहा है, या फिर मदरसे के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो उसके प्रोलॉन्ग यूजेज के बेसिस पे जो है उसे डिसाइड कर दिया जाएगा कि ये वर्क प्रॉपर्टी है। तो इस तरीके से कोई भी बिल्डिंग या फिर कोई भी असेट जो है वर्क प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है कि ये वर्क प्रॉपर्टी है। इसके अलावा एंडाउनमेंट तो है ही, जब एक पर्सन का जो लाइन ऑफ सक्सेशन है वो एंड हो जाता है और उसके पास वो प्रॉपर्टी है, तो वो इस एंडाउनमेंट में चली जाती है, जिसे हम वर्क प्रॉपर्टी का नाम दे देते हैं। अब अगर हम लॉ की बात करें, लीगली बात करें कि वो कौन सा लॉ है जो कि इन वर्क प्रॉपर्टी से डील करता है, तो वी हैव दी वर्क प्रॉपर्टीज़ एक्ट ऑफ 1955, जो कि इन प्रॉपर्टीज़ से डील करता है। बेसिकली ये जो लॉ है वो क्या करता है, जो भी वर्क प्रॉपर्टीज़ हैं उनको मैनेज करता है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होना चाहिए उसे रेगुलेट करता है। इसके अलावा इस्टेब्लिश करता है गवर्निंग बॉडीज़ को, जैसे कि सेंट्रल वर्क काउंसिल एंड द स्टेट वर्क बोर्ड्स। अभी जो वर्क बोर्ड्स होते हैं ये वो अथॉरिटीज़ होती हैं जिनका काम है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक्वायर करें, मेंटेन करें और ट्रांसफ़र करें वर्क प्रॉपर्टीज़ को। तो हर स्टेट का अपना सेपरेट वर्क बोर्ड होता है, और ये जो सेंट्रल वर्क काउंसिल होती है ये गवर्निंग बॉडी है जो कि एडवाइस करती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को ऑन वर्क रिलेटेड पॉलिसीज़, साथ साथ ओवरसी करती है कि जो सारे वर्क बोर्ड हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, ढंग से फंक्शन कर रहे हैं या नहीं। अब रिसेंटली क्या हुआ, इस लॉ के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स जो हैं वो प्रपोज किए गए। इन अमेंडमेंट्स की वजह से जो वर्क बोर्ड की पावर्स थी, जो काउंसिल की पावर्स थी, उस पे इफ़ेक्ट पड़ रहा था, उनके रोल पे इफ़ेक्ट पड़ रहा था, और इसी वजह से इन अमेंडमेंट्स को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया। अगर हम डिटेल में समझें कि ये अमेंडमेंट्स, जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं वो क्या हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो प्रपोज की गई वो ये था कि मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब अगर हम वर्क के डेजिग्नेशन की बात करें कि किसी भी प्रॉपर्टी को वर्क प्रॉपर्टी कैसे माना जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रैक्टिस है ऑफ डेजिग्नेटिंग एनी प्रॉपर्टी एज अ वर्क प्रॉपर्टी वो कब से है, जब डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट भी नहीं हुआ था।
तो जो 1955 का एक्ट है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि कोई भी वर्क प्रॉपर्टी एक लेजिटिमेट वर्क माना जाएगा अगर वो काफ़ी लंबे समय से जो है एज अ वर्क प्रॉपर्टी यूज़ की जा रही है। लेकिन जो करंट बिल है वो ये कहता है कि जस्ट बिकॉज कोई प्रॉपर्टी जो है बहुत लंबे समय से एज अ वर्क प्रॉपर्टी जो है यूज़ हो रही है तो ये कोई सही बात नहीं है। वो इस प्रोविज़न को जो है एलिमिनेट कर रहे हैं कि जो लॉन्ग टर्म यूज़ के बेसिस पे हम प्रॉपर्टी को मान लेते थे कि अच्छा ठीक है अब इसे मदरसा की तरह यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर मॉस बना हुआ है तो ये वर्क प्रॉपर्टी है। ये जो प्रोविज़न है वो एलिमिनेट कर दिया है क्योंकि जो नया बिल है वो प्रपोज करता है कि अब जो है रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। तो अगर कोई भी प्रॉपर्टी वर्क प्रॉपर्टी है उसके लिए उस प्रॉपर्टी को अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा विद द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ऑफिस। सेकेंड चीज़ जो प्रपोज की गई है वो है रिटन डिक्लेरेशन। तो पहले का जो लॉ था वहाँ पर ओरल डिक्लेरेशन ऑफ वर्क जो है वो वैलिड माना जाता था कि अगर किसी ने मुँह ज़बानी भी कह दिया तो ठीक है। लेकिन जो प्रेजेंट बिल है, जो नया बिल प्रपोज किया गया है, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ वर्कनामा फॉर द प्रॉपर्टी टू बी डेजिग्नेटेड एज अ वर्क वो ज़रूरी है, वो मैंडेटरी है। यानी कोई भी प्रॉपर्टी अगर वर्क प्रॉपर्टी की तरह उसे डेजिग्नेट किया जा रहा है तो वो राइटिंग के अंदर होना चाहिए और अगर उस रिगार्ड में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। तीसरी चीज़ जो प्रपोज की गई है वो ये है कि किसी भी प्रॉपर्टी को वर्क डिक्लेयर करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। तो पहले का जो लॉ था उसके अकॉर्डिंग तो कोई भी पर्सन जो है प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कर सकता है एज अ वर्क एज लॉन्ग एज दे बिलीव इन इस्लामिक प्रिंसिपल्स। तो अगर वो पर्सन इस्लामिक प्रिंसिपल्स में जो है बिलीव रखता है, मानता है, तो वो जो है प्रॉपर्टी को वर्क डिक्लेयर कर सकता है। लेकिन अब जो ये नया बिल है, जो नए अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग सिर्फ वही पर्सन किसी प्रॉपर्टी को वर्क डिक्लेयर कर सकता है अगर वो इस्लाम को प्रैक्टिस कर रहा है फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स और वो उस प्रॉपर्टी को, जो प्रॉपर्टी क्वेश्चन के अंदर है, उसे ओन करता है, तभी वो एक प्रॉपर्टी को वर्क डिक्लेयर कर सकता है। इसके अलावा जो प्रपोज अमेंडमेंट है वो ये है कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ जो हैं उन्हें वर्क डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। तो ये जो बिल है वो स्पेसिफिकली बताता है कि कोई भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जो है उससे वर्क डिक्लेयर नहीं किया जा सकता और अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है इन रिस्पेक्ट टू दी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी जो कि वक्फ है या फिर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, तो जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उसके पास पावर होगी कि वो उस डिस्प्यूट को सेटल करे। इसके अलावा पहले जो वर्क बोर्ड्स थे वो रिस्पॉन्सिबल थे कि वो डिटरमाइन करेंगे दी ओनरशिप एंड वैलिडिटी ऑफ एनी वर्क प्रॉपर्टी। तो जैसा कि मैंने आपको जो वर्क एक्ट के बारे में बताया था, जो 1955 का एक्ट था, उसके अंदर ज़्यादातर पावर्स या तो वर्क बोर्ड्स के पास थी या काउंसिल के पास थी। लेकिन अब ये जो प्रपोज चेंजेस हैं उसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, सारी पावर्स उठा के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दे दी गई हैं कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, अगर कोई भी क्वेश्चन है कि ये प्रॉपर्टी वर्क प्रॉपर्टी है या नहीं, तो जो डिसीजन लेने की पावर है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास है कि वो जाएगा उस प्रॉपर्टी को जो है एनालिसिस करेगा, समझेगा, उसकी हिस्ट्री देखेगा कि किसका ओनरशिप है, अभी किस चीज़ में यूज़ हो रही है। तो बेसिकली ज़्यादातर जो पावर्स हैं वो वर्क बोर्ड से लेके किसको दे दी गई हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दे दी गई हैं। इसके अलावा जो वर्क काउंसिल और बोर्ड्स हैं, अभी तक क्या था, उसके अंदर कौन लोग मेंबर्स होते थे जो कि इस्लाम को फॉलो करते हैं। बट अब ये जो नया बिल है इसके अंदर एक प्रोविज़न जो है इंट्रोड्यूस किया गया है जहाँ पे वो ये कहते हैं कि नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी जो हैं इस वर्क काउंसिल और बोर्ड्स का पार्ट हो सकते हैं एंड एटलीस्ट 1 वुमेन इन ईच गवर्निंग बॉडी शुड बी देयर। तो वुमेन होनी चाहिए। इसके अलावा 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी जो हैं इसका पार्ट होंगे। देन ये जो नया बिल है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रूल्स बना सकती है अराउंड दी रजिस्ट्रेशन ऑफ वर्क्स, पब्लिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ वर्क्स एंड दी पब्लिकेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ दी वर्क बोर्ड। तो ये जो पावर इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ गई है इन रिगार्ड टू पब्लिकेशन और कैसे सब होगा, वो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं थी। जो 1955 का एक्ट था उसमें नहीं थी। तो अब इशू यही है, इसीलिए क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि वर्क बोर्ड और वर्क काउंसिल की जो पावर्स है वो कम कर दी गई हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पावर दे दी गई हैं, साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी काफ़ी सारी पावर्स आ गई हैं। तो इसी को लेके पार्लियामेंट में काफ़ी डिबेट हुई। जो ऑपोजिशन थी उसने अपोज किया, साथ साथ जो मुस्लिम बॉडीज़ और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने भी इस अमेंडमेंट को जो है अपोज किया। तो
इस वजह से जो वर्क अमेंडमेंट बिल 2024 है इसे कहाँ रेफ़र किया गया है, टू अ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, ताकि वो इसके अंदर फर्दर स्क्रूटनी करें और जो भी उनके व्यूज़ हैं, जो भी उन्हें लगता है स्क्रूटनी के बाद कि ये चेंजेस किए जा सकते हैं, नहीं किए जा सकते हैं, तो वो अपना ओपिनियन किसके साथ शेयर करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ शेयर करेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट कि वर्क प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जो नए प्रपोज अमेंडमेंट्स हैं वो क्या हैं, क्यों उनको लेके जो है डिबेट हो रही है। I hope this information was helpful to all of you. Thank you for watching this video. Don't forget to follow Nyay and do join us again for more of India's Laws Explained.